जय हिंद एवरीवन। दिस सोहम कुमार पांडे। वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर। ठीक है, दिस इज लेक्चर ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अपने प्यारे चैनल पांडे क्लासेस इसके पांडे पे। ठीक है, चलिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक व्हाट इज़ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ मैटर एंड एंटी मैटर, व्हाट इज़ एटम एंड मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने सबसे बहुत अच्छे तरीके से लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझाया था। उसी में हम लोग चर्चा करेंगे और उसी को हम लोग समझेंगे। देखिए क्या है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न बाय द 5 बेसिक लॉ। 5 लॉ से गवर्न किया जाता है, लेकिन 9-10 तक मात्र आपको 2 से 3 लॉ पढ़ने हैं। लेकिन मैं आपको पाँचों लॉ पढ़ाऊंगा बिकॉज मैं शुरू से चाहता हूँ कि आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक, अच्छा, लॉ ऑफ केम अब बात करते हैं पहला लॉ जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस के बारे में। पहला लॉ क्या बोलता है कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को कभी हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस लॉ को सबसे पहले इन्होंने दिया एंटोनी लेवेजर को, जिनको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री किनको बोलते हैं? एंटोनी लेवेजर को बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री। उन्होंने पहला लॉ दिया था कि मैटर को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, ही परफॉर्म केयरफुली एक्सपेरिमेंट स्टडीज फॉर कंबशन रिएक्शन फॉर रीचिंग टू द एबव कंक्लूजन। उन्होंने कंबशन रिएक्शन करके देखा, तब जाकर उन्होंने इस रिएक्शन में पहुंच पाया। और आप 10th के बच्चे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कंबशन रिएक्शन क्या होता है। नहीं रहा तो कोई बात नहीं, हम लोग सीरीज ऑफ लेक्चर में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दिस लॉ फॉर्म द बेसिक फॉर सेवरल लेटर डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री। In fact, this was the result of exact measurement of masses of reactant and product and carefully planned experiment performed by Lefevre। इससे क्या हुआ, जो लॉ बना था उससे क्या हुआ कि डेवलपमेंट होने लगा केमिस्ट्री में, जैसे कि जो एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ मासेज और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है उसको केयरफुली प्लान किया गया एक्सपेरिमेंट में, जो कि लेवाइजर द्वारा परफॉर्म किया गया था। ठीक, सेकेंड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। समझ में आया क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इतना कहता है कि मैटर को कभी हम लोग क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। इनको दिया गया था एंटोनी लेवाइजर के द्वारा। सेकेंड जो है जिसको दिया गया है जेम्स प्राउस्ट के द्वारा। उन्होंने क्या कहा कि गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई वेट। जो गिवन कंपाउंड होगा, कोई कंपाउंड है, उसका जो कंटेन जो इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई वेट, जो एलिमेंट होगा उसमें कंपाउंड के अंदर वो इक्वल प्रोपोर्शन बाई वेट में होगा। ठीक है, प्राउस्ट वर्क विथ 2 सैंपल ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट, वन ऑफ विच वाज अ नेचुरल ओरिजिन एंड अदर वाज सिंथेटिक वन। उन्होंने 2 क्यूप्रिक कार्बोनेट लेकर के वर्क किया। इसमें एक में नेचुरल कार्बोनेट था और दूसरा क्या था? सिंथेटिक था। ही फाउंड दैट द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट वाज द सेम फॉर बोथ द सैंपल ऑफ द गिवन बिलो। उन्होंने पाया कि नेचुरल हो या सिंथेटिक, अगर कंपाउंड है तो उसमें दोनों में उसमें जो कंपोजिशन है वो इक्वल पाया। उन्होंने देखा कि जब नेचुरल सैंपल में परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना था? 51.53। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना था? 9.74। तो उन्होंने पाया कि परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो है 38.91। सिंथेटिक सैंपल देखा तो उन्होंने पाया कि परसेंट ऑफ कॉपर जो है 51.35 है, मतलब कि सेम पाया। तो उन्होंने कह दिया कि अगर कोई कंपाउंड होगा तो ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। तो कोई भी अगर सेम कंपाउंड है तो उसके अंदर जो होगा एलिमेंट का जो कंपोजिशन होगा, प्रोपोर्शन होगा, वो वेट वाइज एग्जैक्टली सेम होगा। समझ में आया क्या? इन्होंने क्या क्या था? यही कहा था। इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब समझ सकते हैं कि जो एलिमेंट का प्रोपोर्शनलिटी है वह काफ़ी डेफिनिट है किसी भी कंपाउंड में, इसलिए इसका नाम पड़ा था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। नाउ टॉक अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए आपको 10th में भी पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ठीक है, लेकिन इसको आगे पढ़ना है। इसमें क्या कहते हैं हम लोग, दिस लॉ वॉज प्रपोज बाई डाल्टन इन 1803। इसको डाल्टन ने दिया था इस लॉ को। इफ़ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, द masses of one element that combined with the fixed mass of other element are in the ratio of a small whole number। इन्होंने कहा कि अगर 2 एलिमेंट कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो जो एक पहला एलिमेंट का जो मास होगा, जो जिस मास से कंबाइन हुआ है, वो फिक्स मास जो होगा अदर एलिमेंट के फिक्स स्मॉल रेशियो के बराबर होगा। जैसे कि बात करें फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 कंपाउंड नेमली वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, या तो H2O बनाता है, नहीं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर 18 ग्राम वाटर बनाता है। उसी तरह 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर 34 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। तो अगर हम लोग मास लिखने जाएँ तो क्या कर सकते हैं? देखिए तो इसलिए क्या करेंगे, हेयर द मासेज ऑफ ऑक्सीजन डेट इज 16 ग्राम एंड 32 ग्राम
विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन। देख रहे हैं ये 16 ग्राम ऑक्सीजन हो गया या 32 ग्राम हो गया, ये हाइड्रोजन के फिक्स मास से रिएक्ट कर रहा है, समझ में आया क्या। तो 2 ग्राम बी आर अ सिंपल रेशियो 60:32, मतलब इसको काटें तो जो सिंपल रेशियो होगा कितना होगा 1:2, यानी जो हाइड्रोजन का मास है वो ऑक्सीजन के किसी भी रेशियो से कंबाइन कर रहा है तो एक फिक्स रेशियो से कर रहा है, ठीक है। तो अगला किससे कर सकता है, 2 ग्राम और 48 ग्राम से कर सकता है, जो कि क्या होगा एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करके ही एक न्यू एलिमेंट बने, न्यू कंपाउंड बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। जैसे कि अब मान लिए कि हमारे एटमॉस्फेयर, समझने के लिए क्या समझ सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ऐसा तो नहीं है कि हरदम वर्षा होती रहता है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके पानी बनना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा पानी बरसते रहता है। एटमॉस्फेयर में तो दोनों है, फिर क्यों नहीं ऐसा होता है, तो इसी कारण से नहीं होता है बिकॉज इनको एक फिक्स रेशियो में जुड़ना होता है, जो कि फिक्स रेशियो नहीं होने के कारण वाटर नहीं फॉर्म हो पाता है, समझ में आया क्या। और वही फिक्स रेशियो जुड़ जाए एटमॉस्फेयर में तो पानी बरसना शुरू हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गेल-लुसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गेल-लुसेक लॉ की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, दिस लॉ वाज गिवन बाय गेल-लुसेक इन 1808, 1808 में इन्होंने लॉ दिया। उन्होंने कहा कि व्हेन गैस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा तो गेल-लुसेक साहब का कहना था कि जो गैसेज होगा वो कंबाइन करेगा एक फिक्स रेशियो में, ठीक है, सिंपल वॉल्यूम का रेशियो में कंबाइन करेगा। तो व्हेन गैसेज कंबाइन और प्रोड्यूस इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर गैस को कंबाइन हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कैसे होंगे, सिंपल रेशियो में होंगे लेकिन वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि जो गैसेज होना चाहिए सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे होगा। तो जितना भी गैसेज है वो कंबाइन करेंगे एक फिक्स वॉल्यूम पे, किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होंगे या कंबाइन होंगे, ठीक। चलिए बात करते हैं एवोगाड्रो लॉ की। इन्होंने क्या कहा, in 1811 Avogadro proposed that equal volume of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecule। उन्होंने क्या कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज, अगर गैसेज का वॉल्यूम इक्वल है और सेम टेम्परेचर है तो प्रेशर भी सेम है, तो उनके पास जो मॉलिक्यूल का संख्या होगा वो सेम होगा। कोई भी गैस हो, ठीक है, कोई भी गैस हो और उसका वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर पर सेम है तो उसमें जो मॉलिक्यूल होगा वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। एवोगाड्रो मेड अ डिस्टिंक्ट बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल विच इज़ क्वाइट अंडरस्टेबल इन द प्रेजेंट टाइम। एवोगाड्रो ने एक डिस्टिंक्शन बना दिया एटम और मॉलिक्यूल में, जिसको कि आज के ज़माने में समझना आसान हो गया है। इफ़ वी कंसीडर अगेन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, वी सी दैट 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर विदाउट लिविंग एनी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन। इसे देखिए, अगर हम लोग अभी इनके एग्जाम्पल लें तो 2 हाइड्रोजन का गैस, ठीक है, क्या होता है 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करता है 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से ताकि वो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर दे सके। इसे देखिए 2H2 + O2 गिव्स 2H2O, ठीक है। तो क्या हो गया कि 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन का रिएक्ट करता है 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से ताकि वो दे सके 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यही है एवोगाड्रो लॉ। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या था कि मास कभी क्रिएट नहीं कर सकते, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कौन दिया इनको, एंटोनी लेवोइजर ने दिया था। सेकेंड क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसमें कि कोई भी जो एलिमेंट होगा वो बाई वेट एक क्या होगा, एक फिक्स प्रोपोर्शन में जुड़ेगा, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के अंदर, ठीक है। इसको कौन दिया, जो स्प्राउस ने दिया। इसके बाद बात किए थे हम लोग मल्टीपल प्रोपोर्शन का, जो कि डाल्टन साहब दिए थे। इसमें क्या था कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंपाउंड के साथ जुड़ता है तो उनका जो मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होता है वो कंबाइन होता है किसी भी मास ऑफ एलिमेंट से, लेकिन एक फिक्स रेशियो होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मास ऑफ जो फर्स्ट एलिमेंट होगा कंबाइन करता है एलिमेंट विथ फिक्स मासेज ऑफ अदर एलिमेंट, किसी भी अदर एलिमेंट का फिक्स मास से कंबाइन करता है, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है, ठीक। अच्छा, गेल-लुसेक साहब क्या बोले कि जब गैसेज कंबाइन होंगे या प्रोड्यूस होंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में तो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, दे शुड डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर सेम। अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम हो तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो सिंपल रेशियो में पाया जाएगा। अच्छा, एवोगाड्रो साहब क्या बोले कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कोई भी वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाए, मतलब इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस हो और सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, या फिर कोई भी गैस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, और उसका वॉल्यूम अगर इक्वल है, टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे देख रहे हैं तो उस सब के अंदर जो मॉलिक्यूल का संख्या होगा वो बराबर होगा। समझ में आया क्या। तो ये रहे अभी तक के टोटल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो आशा करते हैं कि आपको 5 लॉ समझ में आया होगा। समझ में आया तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।